सॉल्यूशंस हैं नो डाउट, लेकिन प्रेफरेबली मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एलिब्रेटेड फॉर्म में पेपर को अटेम्प्ट करें बच्चे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डीओई का पेपर को। आप देखिए यहाँ पे हमारा देखो टर्म 2 का पेपर है, 2 of 2 hours, और मैं आपको पर्सनली मैं डे 1 से बोलता हूँ कि आपको अपने पेपर को कम से कम 1 घंटे में करना है बेटा। यू शुड नॉट टेक इट मोर देन 1 hour, क्योंकि 1 घंटा प्रॉपर अगर कर लोगे तो 1.25 घंटे पेपर होगा, फिर उसको अच्छे ढंग से आप रिवाइज कर पाओगे बेटा। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम स्टार्ट करें मेरे बच्चों, प्रिपेयर? यस सर। ओके, नाउ वी हैव 35 क्वेश्चन, वही हमारा नॉर्मल रूटीन पैटर्न है। 12 क्वेश्चन हैं हमारे इन टोटलिटी, और डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा आप देख रहे हो जितने भी पेपर्स अभी इश्यू हो रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का पेपर हो या नॉर्मल पेपर हो या अलग सा पेपर हो, डीओई के पेपर में भी ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला जो ये ग्राफ है, ये बहुत बार आ रहा है। नोटिस किया होगा आप लोगों ने बेसिकली। तो ये चीज बहुत प्रोमिनेंट है, तो इस हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉल टू इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो हमारा है, ये जो है हमारा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये हमारे इक्वेशन को भी फॉलो करता है। जो इक्वेशन हमारा था ये डिवाई हक्कल ऑस्लेजर इक्वेशन जो था, याद होगा आपको, -a√c। इज इट फाइन मेरे बच्चे? और ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं, उसमें वेरिएशन जो होता है इज कंपैरेटिवली लेस। कम होता है बिकॉज इसमें ऑलरेडी इसकी अल्फा पहले से 1 होती है। हाँ, इसमें क्या होता है कि ऑन डाइल्यूशन आपको पता ही है कि मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन वीक में आपको ये इंक्रीज ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है बच्चे। तो ये है हमारा। नेक्स्ट है हाउ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बी। ऑब्वियसली बी इज अ स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता ही होगा इसकी प्रॉब्लम, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कांट बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। पता है ना हम लोग क्यों नहीं कर सकते? यस सर। क्यों नहीं कर सकते बेटा? कि ग्राफ क्या होता है आपको पता है ना, इट बिकम्स पैरेलल टू y axis। तो इसका जो आपका इंटरसेप्ट निकालना है, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, कांट बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। इसीलिए इसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए व्हाट वी यूज इज, हमारे पास बिल्कुल बहुत अच्छे। तो यानी हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग, आपने लिखना है कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चे? यस सर। बाकी बच्चों की आवाज नहीं आई, सभी बच्चे बोले बेटा क्लियर है ये बात? यस कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो ये हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको जज करना था, बताना था कैसे होगा। इस ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एंडलेस एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। जब भी ऐसे कोई पॉइंट्स आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला आपको डेफिनेशन में आपको डेफिनेशन जरूर डिफरेंस में लिखना है। ऑर्डर की बात करते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant expressed in rate law। ये मैंने बार बार आपको बोला है कि ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। रेट लॉ के बारे में, रेट लॉ टर्म जरूर आना चाहिए। और मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स undergoing simultaneous collision। am I clear to all of you मेरे बच्चे? यस सर। अच्छा, दूसरे डेफिनेशन आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इट कांट बी जीरो, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। और ये लिख सकते हैं इट कैन बी जीरो, नेगेटिव
और इन फ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, जब आप ये लिखते हैं, अगर आपका मन करे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं के ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई है, तो एक्स प्लस वाई इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये लिख दोगे। अगर डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल दे देते हैं तो वो चीजें थोड़ा इम्पैक्ट हमारे एग्जाम में बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे 2a प्लस बी गिव्स यू c, तो अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 2 + 1 दैट इज 3। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? ऑब्वियसली आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि काफी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं अपने टीचर को, कोई इशू नहीं होता। पहला क्वेश्चन वाज ग्राफ, जो हम लोगों ने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का था। मैं प्रेफरेबली मैं बोलता हूँ कि पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके नीचे एग्जांपल लिख लो, देन गो फॉर द अदर डेफिनेशंस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगला है कि हाउ कैन वी सिंथेसाइज प्रोपेनामीन। Obviously, I'll write the formula of propanamine. It is CH3, CH2, CH2, NH2. मुझे बनाना है प्रोपेनामीन यूजिंग गैवलियर थैलामाइड सिंथेसिस। तो पहले हमने क्या करना है मेरे बच्चे, ये मेरा थैलीमाइड होता है, गैवलियर में थैलामाइड मुझे यूज करते हैं। दिस इज माय थैलीमाइड, ठीक है। और बेसिकली इसमें हम सबसे पहले डालते हैं, वी राइट एल्कोहलिक KOH। जब एक इसके अंदर एसिड के अंदर अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे तो यू नो इट वेरी वेल, हो जाएगा N-K+, और ये हमारा बन गया, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी CH3, CH2, CH2, Cl। अब हमें पता है यहाँ पे C के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O N, और ये बन गया CH2, CH2, CH3, और नीचे हमारा ये हो गया, यानी इसका नाम हो जाएगा N एल्काइल थैलामाइड, या हम कह सकते हैं N प्रोपाइल थैलामाइड। उसके बाद हम पता है हमारे को व्हाट वी नीड टू डू इज, हम यहाँ पे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम बेस ऐड करते हैं, तो देयर इज क्लीवेज लाइक दिस। यहाँ पे हमारा थैलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है, वी गेट प्योर 1 डिग्री अमीन, यानी CH3, CH2, CH2, NH2, यानी आई विल बी गेटिंग प्रोपेनामीन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे बेटा? हमने गैवलियर थैलामाइड डिस्कस किया था नॉर्मली। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बेटा, आपको अगर कॉपी करना है तो आप ये कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग, जो इससे कन्वीनियंट लगता है आपको बताइए। क्या करूं, कॉपी करोगे साथ के साथ या रिकॉर्डिंग में शेयर करूं? कॉपी करना चाहते हो Recording साथ share कर दीजिए। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। रिकॉर्डिंग, अच्छा ठीक है, चलो बेटा नीचे। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये है ऑब्वियसली, ये है हमारा कि हमने एक फ्रेशली PPT, आप ध्यान से देखिए, ये PPT है, ध्यान से, बहुत बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। ये PPT के अंदर ये डाला, याद होगा ये चीज मैंने कराया था, कोई इसमें ट्राई कर सकता है एनीवन इन द क्लास की क्या होगा? देखो सर आंसर आपकी ओवर सोल था, इसका सोल बन जाएगा। हाँ जी क्या हो रहा है? सर कोलॉइड बन जाएगा C3OH। बहुत अच्छे, एक्सेलेंट मेरे बच्चे। अविरा लिख बता इसका क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। सर पेप्टाइजेशन। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल नयन, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड बेटा। तो इट इज डेफिनेटली, अगर हम PPT के अंदर हम FeCl3 डाल रहे हैं, इनडायरेक्टली वी आर एडिंग Fe3+। याद होगा हमने प्रॉपर, मैंने आपको क्लास में ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था, पूरा सुंदर सा चित्र बनाया था पहले PPT का, उसमें मैंने Fe3+ डाला था। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट हैपेंस, ये जो Fe3+ आयंस होता है, ये इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है Fe3+ का। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वो लेयर बना लेता है, तो उसकी वजह से जो हमारा PPT होता है, इट बिकम्स अनस्टेबल।
अनस्टेबल होता है और वो ब्रेक कर जाता है कोलॉइड में। एंड द प्रोसेस, तो क्या लिखेंगे, पेप्टाइजेशन टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड। Resulting in the formation of colloid. Am I clear to all of you मेरे बच्चे? Yes, sir. अच्छा, what is beam of light? आपको पता है, ये हमने पढ़ा है बेटा, Tyndall effect. Tyndall effect. Path of light, ये बात लिखना है हमें, path of light becomes visible. अब आप यहाँ पे लिखो बेटा, मैंने कहा था हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे सीबीएसई वालों को, एक एक चीज बताएंगे। मतलब हमारा पेपर ऐसा होना चाहिए कि वो चाह के भी हाफ मार्क्स नहीं काट सकते, इसलिए मैंने मार्किंग स्कीम नहीं दिखाया। ऑब्वियसली मैं अब चाहता तो मैं मार्किंग स्कीम दिखाता, लेकिन मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ, ताकि हम सारी इंफॉर्मेशन देंगे बेटा। पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू, अब लिखो, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes. इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू, तो क्या लिखेंगे इसमें, Electrophoresis. Electrophoresis. Phoresis takes place, and colloidal particles Coagulate. Migrate towards the electric circuit. excellent, हाँ ये लिखना है, migrate towards respective electron, और उसके बाद वहां लिख देना coagulate करें। respective electrodes and gets coagulated। बेटा टाइम आपको बहुत मिलेगा, इससे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो अच्छा लगेगा सीबीएसई वालों को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों? Yes. Yes, sir. किसी को नाराजगी तो नहीं है मेरे से? बोलेगा होगा भी तो कौन बताएगा सर, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब नेक्स्ट ये थे, लेट्स कैलकुलेट। दो पार्ट है इसका, एक तो नर्स्ट इक्वेशन एज एक्सपेक्टेड। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, जल्दी बताइएगा Sir, सभी बच्चे E हमारे। equals to E naught minus 0.059 upon N log 3. E naught cell minus 0.0591 upon n log QC, इसीलिए हम लिखेंगे। तो हमें इसके लिए E naught cell निकालना पड़ेगा, तो हम E naught cell निकाल लेते हैं। E naught cell का फॉर्मूला होगा E naught right minus E naught left। रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से देख के क्लियर अप फिगर आउट कर सकते हैं कि राइट में हमारा सिल्वर है और लेफ्ट में हमारा निकल। अच्छी बात यहाँ पे ये है, रिप्रेजेंटेशन बहुत केयरफुल रहना है मेरे बच्चों। यहाँ देखो ये वाला, ये Ni2 था, लेकिन मैंने रिप्रेजेंट Ni2 Ni लिखा, क्योंकि ये कन्वेंशन होता है कि जब भी आप E naught सेल निकालते हैं, आपकी दोनों वैल्यूज जो होनी चाहिए वो रिडक्शन में ही होनी चाहिए। अब सिल्वर की वैल्यू 0.80 दी हुई थी, उसकी माइनस 0.25 है। एक्चुअली इन्होंने गलत किया है, इसकी वैल्यू माइनस 0.25 होती है। वैसे अगर इनकी ही वैल्यू मान ले, चलो मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, चलो इनकी वैल्यू मान लेते हैं 0.25, वैसे इसकी वैल्यू माइनस 0.25 होती है। अभी मैं इनकी वैल्यू ले रहा हूँ प्लस वाली वैल्यू, एक्चुअली में माइनस 0.25 होता है, प्लस ले लेते हैं अभी इनके हिसाब से, तो ये 0.280 माइनस 0.25 होता है, तो इट इज माइनस 0.55 होगा। Am I clear to all of you? Yes. Yes. अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, what else I need? I need two things। एक तो QC चाहिए, QC के लिए रिएक्शन निकालने का देखो मैंने बहुत आसान सा तरीका ढूंढा है मेरे बच्चे। ये लेफ्ट में लिख दो और इसको राइट में लिख दो। लेफ्ट में लिखो इक्वेशन, रिएक्शन लिखो, क्या हो गया, Ni plus Ag plus gives Ni2 plus Ag। क्या मेरे बच्चों क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ये बैलेंस नहीं था, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, अब हो गया बैलेंस्ड। Sir, 2 Ag भी आएगा। एक हाँ 2 Ag भी आएगा। अब Ag की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.001। अब मुझे QC चाहिए होगा। QC का मतलब होता है ऑब्वियसली सॉलिड है, तो इसको इग्नोर कर लेंगे, तो ये जाएगा Ni2 प्लस और अपॉन में Ag प्लस का होल स्क्वायर।
कितना आ जाएगा ये 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन 10 रेज टू द पावर -1 का स्क्वायर। तो QC मुझे सॉल्व करने पर 10 रेज टू द पावर -1 आ रहा है। -1 क्लियर है मेरे बच्चों? यस और नो? yes sir अच्छा Yes, n sir. n कैसे निकालते हैं? जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होता है उसको n कहते हैं, और एक और भी उसका शॉर्टकट तरीका होता है। वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ बच्चों को, मैंने आपको पूरा इक्वेशन देके बताया है, लेकिन अगर आपको वो भी नहीं लगता तो एक और तरीका होता है, जो चार्ज है उसका एलसीएम ले लो। चार्ज का एलसीएम ले लो, इसके ऊपर 2 चार्ज है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो 2 1 का एलसीएम क्या होगा बताओ? 2 n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आप बताओ, इक्वेशन हमारा आ गया था, तो हम ई सेल निकाल लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू इनवर्ट सेल की जगह पे 0.55 ले लो माइनस 0.0591 अपॉन 2 और log ऑफ 10 रेज टू द पावर -1। तो -1 आगे आ गया तो वैल्यू हो जाएगी 0.55 प्लस 0.0591 अपॉन 2 log 10 की वैल्यू मेरे बच्चे 1 होती है। तो ये हम सॉल्व करके ई सेल निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे बच्चों को? no sir Oh, sir. पक्का नहीं है कोई प्रॉब्लम? चलो मेरे बच्चे, अब हम और पार्ट देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। हम एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी हमारे को गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, यह हुआ 339 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इन्होंने बोला क्या निकालने के लिए, देखो हाउ मच इज अनआयोनाइज्ड, मतलब हाउ मच एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, मतलब जो डिसोशिएट नहीं हुआ, हाउ मच वो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं कराता हूँ आपको एक अलग तरीके से। 1 पहले माइनस अल्फा निकालना है ना, फिर हाँ 1 माइनस अल्फा निकालना होगा ना। हाँ इनिशियल फॉर्म में काटो, बिल्कुल सही। तो ये हमें निकालना है, और वैसे भी नहीं तो आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी पता ही होगी तो उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 माइनस अल्फा ही निकालना है। कितना बचा हुआ है हमें वो निकालना है, हाउ मच इज प्रेजेंट इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, तो बचा हुआ है, देखते हैं निकालते हैं, कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पहले आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था NaCl की वैल्यू गिवन है 126.4, HCl की वैल्यू गिवन है 425.9 और CH3COONa की वैल्यू गिवन है 91, और मुझे निकालना था CH3COOH की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी चीज नहीं है, इन तीनों में कौन सा फालतू लग रहा है? कौन सा फालतू है? मैंने तरीका बताया। Yes, तो मैंने आपको बताया, तो आपको मैंने इसका तरीका बताया था ना कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। हाँ इसका जी क्या करेंगे? Yes, sir. कर दो। बाकी की प्लस उसके माइनस 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर है? यस और नो? Yes. Yes, sir. तीनों के वैल्यूज गिवन है, तो यानी वो कितना हो जाएगा 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4। ठीक है, इज इट फाइन? सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, तब अल्फा निकाल लेंगे। एक देखो ध्यान से, जैसे आप किसी को ब्रेक करते हो, पहले बताओ ना ये कितनी आ रही है वैल्यू, जल्दी बताओ। 390.5 39.05 नहीं 390.5 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। yes अल्फा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? दिस अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो ऊपर 30 और ये का 390.5। बताओ ये कितना आ रहा है आंसर? approximately 0.1 है। देखो एक तो बोर्ड देना है और जुगाड़ अभी भी नहीं खत्म हो रहा हमारा, पढ़ लगेगा ना तुम लोगों को, पूरा एग्जैक्ट बता मुझे। 0.099 एग्जैक्ट यस सर 0.099। 99 अब इसको परसेंटेज वाइज बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कर लो और जितना लेफ्ट होगा वही बता देना आपको कितना 1% बचा होगा। हाँ मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है बेटा, इतना तो डिसोशिएट कर गया, जो बचा होगा वो निकाल लेना। समझ में आ गया? ये तो अमाउंट डिसोशिएटेड है ना, तो ये तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई इतना वो डिकम्पोज कर गया तो बचा हुआ कितना होगा वो निकाल लेना, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में लिखा होगा।
कॉन्सेंट्रेशन तो उन्होंने मेंशन नहीं किया ना, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, आगे मूव ऑन करें। Yes, sir. Okay. Next question is, a first order reaction takes 20 minutes for 50% completion. 50% का मतलब हो गया एक तरह से क्या हो गया ये? Half life. half life. हाफ लाइफ, यानी एक तरह से इन्होंने हाफ लाइफ आपको दे दिया 20 मिनट्स। आपको पता है हाफ लाइफ क्यों दिया जाता है? क्योंकि हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? 0.693 T by K. तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा? t हाफ हो गया। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.693 अपॉन में 20 आ गया k। Yes, sir. Yes, sir. बगल में एक बात ध्यान रखना, जरूर यूनिट लिखना, मिनट इनवर्स, यूनिट की गलती मत करना। और उन्होंने कहा कि भाई कितने Sir? टाइम मेरे, हाँ बोले बेटा। सर जैसे इसमें मिनट्स में दिया हुआ तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मिनट्स में छोड़ दो बेटा। एक बात बताओ, ईयर्स को अगर वो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या नाम है, रेडियोएक्टिव डिके वाले, उसमें तो ईयर्स में दिया होता है, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं ईयर्स में भी। प्रेफरेबली Okay. कोई जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट को सेकंड्स कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना चाहिए, बट हाँ अगर आपके पास टाइम है आप कन्वर्ट कर देना, मिनट में भी आंसर लिख देना, सेकंड में भी लिख देना फाइनली, ठीक है? क्योंकि टाइम Okay, सफिशिएंट मिलता है, नहीं तो छोड़ दो बेटा। देखो क्या होता है ना कि नॉर्मल चीजों के लिए नहीं है, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। अब देखो बेटा, नाउ वी हैव द वैल्यू k, तो आपको नाउ 90% के लिए मतलब व्हाट वी नीड टू डू इज k is equal to 2.303 अपॉन t 90% निकालना है, और ये हो जाएगा log r नॉट बाय r होता है फॉर्मूला, तो इस r की जगह पे आप 10% ले लोगे, 2 पॉइंट, तो t इधर कर दो, इधर हो जाएगा 2.303 अपॉन में k आ जाएगा, और इधर log 100 बाय 10, log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, टाइम डायरेक्ट आ जाएगा 2.303 अपॉन k करके। आई बात समझ में? k को सीधा डाल देना। इज इट फाइन मेरे बच्चे? Yes, sir. तो ये अगर 20 अपॉन 0.693 मिनट्स में आ जाएगा आंसर। कोई इशू तो नहीं है मेरे बच्चों? No, sir. मैंने और सेकंड पे कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो तो करके दोनों में आंसर छोड़ देना बेटा, जिसमें जो दिया हुआ मार्किंग स्कीम में वही कंसीडर्ड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं रेट। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए, ये सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन याद होगा बेटा अविरल, ये क्लास में डिस्कस किया था, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने करा था। कि पहले हम लोगों ने ये याद है बेटा आप लोगों को, जब वो जो पेपर डिस्कस कर रहा था मैंने क्लास में तो करवाया था, Yes, sir. ग्रुप में पूछा था शायद क्वेश्चन, तो उसमें हमने करा था। 9 किसका आंसर 66.4 आ रहा है? सर 6 का। Sir 6 के फर्स्ट पार्ट। अच्छा ठीक है, ये बेटा अब इसमें देखो रेट लॉ लिखोगे, रेट इज इक्वल टू क्या होता है? k a के पावर x एंड b के पावर क्या होता है मेरे बच्चे? y। तो इस हिसाब से विल बी राइटिंग 4 रेट एक्सप्रेशन, 0.096 is equal to k 0.30 raised to the power x and 0.30 raised to the power y। ऐसे करके चारों लिखोगे आप, 0.384 k 0.60 के पावर x और 0.30 के पावर y है। आप इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ x, ठीक है? और ये अगर डिवाइड करोगे, अगर मैं बताता हूँ 1 और 2 को ही डिवाइड करके मैं बताता हूँ, ऐसे दो और हुए, इनको डिवाइड करोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/4 इज इक्वल टू k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 के पावर x, तो यानी 1/2 का स्क्वायर कर लेना इधर, x की पावर 2 आ गया x। हाँ x2 आ गया, और थर्ड और फोर्थ ले लोगे तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी, y को यहाँ डालना किसी एक्सप्रेशन में, फिर k आ जाएगा। मैं सॉल्व करूं पूरा क्या? तो सर हो जाएगा। मैं कर देता हूँ थोड़ा।
बेटा देख लीजिए एक मिनट, मैं एक मिनट देखता हूँ। सर y1 आ गया। भाई बना गया, आ गया बनो भाई। सर यस। चलो तो ठीक ही बात है। वो एक्सप्रेशन क्या था, थर्ड का क्या वैल्यू आ रही थी? हाँ, अब ये देखो यहाँ पे आ गया रेट, फिर से लिखो, रेट इज इक्वल टू, सर ऑर्डर 3 है क्या उसका? हाँ अगर y की वैल्यू 1 आ रही है बेटा तो Three ऑर्डर आएगा। 3 है। तो अब हम थर्ड के लिए ऑर्डर 3 आ रहा है। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है फिर। और ये आ जाएगा 0.768 इज इक्वल टू k 0.60 raised to the power x 0.60 raised to the power y, इनको डिवाइड कर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, डिवाइडिंग 3 by 4, तो ये हमारा हो जाएगा 0.192 अपॉन 0.768 इज इक्वल टू k, एक मिनट सर कुछ गलत है इसमें। नहीं, पॉइंट ये तो सेम ही लिखा, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। फर्स्ट और थर्ड को करना था। फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ को ना, तो एक मिनट, तो उस हिसाब से तो हमारी वैल्यूज कैसे आ गई उसके साथ? चलो चार सर आना तो फिर इससे भी चाहिए। वही तो है। नहीं नहीं, आ देखते 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 क्या बन रहा है। डिवाइड करने से इससे भी तो आना चाहिए आंसर, सही बात है। ये देखो इससे भी तो x की वैल्यू ही आएगी। 4 आ अरे रही है भाई ना, तो कट ही जाएगा। 4 आ रहा है ना ये तो सर x की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे। तो x की वैल्यू सर 2 आ रही है। पहले भी तो x2 ही आया था। सर यस। तो x तो 2 ही आ जाएगा ना यहाँ से, और फर्स्ट और सेकंड से भी और x2 आ y रहा की है, वैल्यू तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो आप किसी में डाल दो, तो मान लो ये हमने डाल दिया 0.192 इज इक्वल टू k 0.30 के पावर x 0.60 के पावर, ये x के पावर 2 हो गई और ये 1 आ गया, तो इसको k को सॉल्व करो यहाँ पे। 0.192 अपॉन 0.30 का स्क्वायर और 0.60 का पावर 1। अब जब k आ गया तो इन्होंने k निकालने के लिए नहीं बोला, इन्होंने रेट निकालने के लिए बोला। तो रेट का हम एक्सप्रेशन दोबारा से लिखेंगे k, और वो था a के पावर x और b के पावर y है। अब क्योंकि x और y की वैल्यू दोनों आ गई है, तो अब हमने निकालना है रेट, और ये जो k आएगा, k की जगह पे ये वाली वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप कर लेना। ये आ गया, और a की जो वैल्यू थी, अब a की जगह पे आप यहाँ पे लोग, इन्होंने a और b दोनों की बता दी, 0.02 लो आप, और x के पावर सर 3.55 आएगा। ये यस सर। 3.55 यूनिट लिखना पड़ेगा ना। मोल आपको याद है ना यूनिट है, ये जो याद करो पर लीटर। 1 माइनस n होता है ना, -2 सर, ऊपर उसकी पावर में सेकंड वर्स। लीटर मोल इनवर्स होगा ना। मोल के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1। और ये -1 ऑलरेडी है, और ये -2 हो जाएगा, तो ये तो 2 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा बेटा। 1 - 3 होगा ना, क्योंकि ऑर्डर तो 3 आ रहा है ना ओवर, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ये लीटर स्क्वायर। सर यस। और ये हमने वैल्यू डाल देना, रेट निकाल लेना, रेट की यूनिट तो फिक्स होती है, और वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। बेटा यूनिट में कोई गलती मत करना, बोर्ड के अंदर कोई भी गलती नहीं, नो एरर। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, सबको क्लियर है मेरे बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर। अभी से पूछ रहा हूँ,
दिव्यांशु बेटा, Yes, sir. अविरल, खुशी, यस सर क्लियर है। Yes, sir. अनीत Yes, sir. क्लियर है, नयन, याशा, स्नेहा क्लियर है बच्चों? आगे मूव ऑन करें। यस सर। Now, next is IUPAC name of this. Obviously, we have three ligand. इसका नाम A से स्टार्ट होता है, इसका नाम C से स्टार्ट होता है, और इसका नाम जो होता है वो इथेन E से स्टार्ट होता है। E. Obviously, तो हमारा नाम हो जाएगा अमीन, अमीन। AMMINE, अमीन। फ्लोराइडो। वेरी गुड। दिस फिर उसके बाद इथेन 1,2 डाइमीन। बेस इथेन 1,2 डायमीन। और इसमें एक ही M लगाना है, इसमें डबल मत करना। यस और सर। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट सर इसमें आएगा 3। 3. कोबाल्ट के अंदर 3 आता हाँ है, यार। टेंशन नहीं करनी। अच्छा, ये बताओ, इसकी बात है, हमने यहाँ पे मैंने निकल ऑफ की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बेटा। पहले मैंने निकाल लिया, -2, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। निकल की जो नॉर्मल रूटीन कॉन्फ़िगरेशन होती है, होते आर्गन 3d8 4s2 है। मैं क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। NiD Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन होती है Yes. आर्गन 3d8। ठीक है, मैं नॉर्मल स्क्रीन पे कर देता हूँ बेटा इसको। हाँ, फिर मैंने कहा कि आप Ni2+ की रूटीन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दैट इज आर्गन 3d8। 3d8। बस सिर्फ 3d8 होगा। हमने सारे Yes, ऑर्बिटल्स sir. बना लेने हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, ऐसे 3। ठीक है, ये हमारा 3d हो गया। कोई हमें नहीं भी बोलेगा तो हम खाली ऑर्बिटल्स बना के छोड़ देंगे, किसके? 4s और 4p। नाउ साइनाइड के अब हमें कॉम्प्लेक्स का बनाना था, पूरी ज्योमेट्री बतानी थी, तो हमने ये ले लिया। आपको पता है CN इज अ कैसा लिगेंड? Strong ligand. वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसका ये डेल्टा वैकेंट डी बॉन्ड ऑर्बिटल है। बनाएगा। तो ये क्या करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड? पेयरिंग। Pairing. पेयरिंग। गुंडे की तरह होता है, तो अपनी जगह ये खुद बनाता है, दादागिरी करता है लोगों के साथ, और बेचारे जो शरीफ इंसान अलग अलग बैठे होते हैं उनको इकट्ठा कर देता है। और उनमें से क्या होता है, एक की जगह खुद ले लेता है। आ गया CN 4 है टोटल, तो ये आ गया सर 1। यस, वो एक में 2। यस सर। यस तो हाँ, बिल्कुल सही आया। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इट इज DsP2। आप देख सकते हैं यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। लो स्पिन। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपसे कोई ना पूछे फिर भी लिख दो लो स्पिन। दूसरा क्या लिखोगे? डायमैग्नेट। 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 नेक्स्ट क्या होता है बेटा? थर्ड इज Colorless. कलर अच्छा, लो इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल। Inner orbital. इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम लोगों को पता है ना क्यों हो रहा है ये? यस सर, अंदर वाला डी। 3D सब। यस सर। हाँ, 3D जो होता है कंपेयर 3D में आ रहा है। हाँ, 3D कंपेयर टू 4ns 4p थोड़ा सा बाहर अंदर की तरफ होता है। Am I clear to all of you मेरे बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आपको एक रफ आइडिया मिल रहा होगा कि आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो किस लेवल पे आ रहे हैं। ये देखो, और मुझे Yes, लगता sir. नहीं कि अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको जिसमें सोचने की भी जरूरत पड़ेगी। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन Completely filled. स्टेबल फील्ड। Completely filled. कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन, दो बात लिखना है। ग्राउंड स्टेट। Stable state. Ground and common oxygen state. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड कॉमन ऑक्सीजन। इन कॉमन ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉमन ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये हमने पढ़ा है बेटा Cr2+ रिड्यूसिंग, और क्योंकि Cr2+ जो है वो Cr3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है और Mn3+ रिड्यूस हो जाता है Mn2+। Cr3+ में, और इसमें क्या लिखना है हमें? Stable. सर वो half- स्टेबल हाफ फील्ड स्टेबल T2G ऑर्बिटल। स्टेबल हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल होता है, और इसमें हमने चित्र भी बनाना है, याद होगा मैंने बोला सर था यस। आपको। Yes, sir. आपने ये डायग्राम सर, बनाना yes, है सर, बिल्कुल चित्र बनाना है। हम CBSE को कोई भी मौका नहीं देना चाहते। और Mn3+ के लिए क्या करोगे? Reduce हो जाता है Mn2+ में. Mn2+ में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ स्टेबल हाफ फील्ड डी Half ऑर्बिटल। D5. D orbital. लिखना है स्टेबल हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल एंड दिस कंपाउंड सो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पहला रीजन लार्ज सरफेस एरिया और वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। आया।
ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और बिल्कुल सही कहा युवराज ने, लार्ज सरफेस एरिया। गुड, लार्ज सर सरफेस एरिया। बोल मेरे शेर। सर इसमें अगर हम सिर्फ मेटालिक प्रॉपर्टीज देशो मेटालिक प्रॉपर्टीज करके लिख देंगे तो उससे तो नहीं जीरो वो जीरो सब जस्टिफाई हो जाए? कहाँ से बेटा? जो आपके कैटलिस्ट है दे आर बहरूपियाज। तो कैटलिस्ट को कभी कभी कुछ इंसान को अपने हिसाब से नहीं लोगे, जैसे मुझे क्या, जितनी मर्जी मैं तोते बाढ़ लो, पर मुझे तो आप लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से कैटलिस्ट को भी वैसे ही करना चाहता है बेटा, वो एलिमेंट कंपाउंड रिएक्शन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मल्टीपल So- ऑक्सीडेशन स्टेट का होना बहुत जरूरी होता है। यस बच्चे बताएं। ओके सर। सर इसके अंदर हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वाली बात नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल। हमें ऐसा देखना है क्यों कि सर? इंटरस्टिशियल तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। हमसे पूछा गया कि व्हाट इज सो स्पेशल इन ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल को तो लिखने की जरूरत भी नहीं, हमें सिर्फ लिखना है कि हाँ यार उनकी नहीं, मल्टीपल ऑफ जैसे दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी ना, नहीं, वो ट्रैपिंग हिट सो वॉइड्स की वजह से जैसे बनते हैं। तो उसमें वॉइड्स है ना, तो वॉइड्स का हमने वॉइड से इसलिए दे फॉर्म दैट इंटरस्टिशियल कंपाउंड ट्रैप कर लेते हैं, बट व्हाट हैज कैटालिटिक प्रॉपर्टी टू डू इट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था बेटा क्लास में, दिवांशी याद होगा, कि I2 जो I- को I2 में कन्वर्ट करता है, हमारा जो Fe3+ Fe2+ में एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जब परसल्फेट का रिएक्शन होता है आयोडाइड आयन के साथ, तो परसल तो SO4 2- में रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है I-। तो इस केस में तो आपको वो जो आयरन है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ना। आयरन क्या करता है, पहले आपको ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाएगा, फिर यस, दूसरे के साथ कंबाइन करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो अगर आपको रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होना है तो ये तो तभी पॉसिबल है ना इफ यू हैव मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर कंपाउंड टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। यस। ओके, नाउ हमारे एम्बिवेलेंट लिगेंड क्या होते हैं? As to जिन पे दो डोनर Sir, साइड लिगेंड्स two or more having- donor atoms in which only one is attached to central atom. बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलेंट युवराज। लिगेंड्स हैविंग टू और मोर डोनर, नॉट मोर, टू डोनर एटम, but only one is involved in linkage at a time, at a particular time। और इसका उदाहरण बताएं। NO2 माइनस माइनस। NO2 NO2. चलो मेरे शेर कुछ तो बिल्डिंग जलाएंगे, अब पता नहीं। देखो ना बेटा, ग्राउंड फ्लोर छोड़ के जलाना चाहिए था मेरे बच्चों। ओके सर। जलाना तो है ही तुम लोगों को बेटा, बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर छोड़ Yes, देना बेटा। ठीक है, यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? the number of ligands attached Number of ना, ligands ना, to central atom. number of Donor electrons atom. नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। अच्छा, लिगेंड्स के हिसाब से बोलोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा फिर तो। okay sir ओके ठीक सर। है, नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। और जब देखो एक ना बहुत अच्छा आसान सा तरीका होता है, जब मुझे लगता है कि मेरी डेफिनेशन में मैंने कोई गलती कर दी है, तो उस केस में हम एक एग्जांपल देके उस गलती को छिपा लेते हैं। देखो इन्होंने बोला भी एग्जांपल देने, अब मैं क्या करूंगा, COEN का होल थ्राइस का एग्जांपल ले लूंगा, Sir, yes. और इसमें क्या करूंगा, ऐसे ले लूंगा, देखो ठीक, और मैं दिखा दूंगा, ये देखो मैंने इसमें दिखा दिया, देखो यहाँ, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, अगला बंदा समझ जाता है। EN है। अब बताओ एक कोबाल्ट से कितने डोनर एटम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं बताओ? अच्छा 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर है मेरे बच्चों? yes sir Yes, sir. इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी उसमें। किलेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, व्हाई आर दे स्टेबल, तो आपको बताया था ये किलेट कॉम्प्लेक्स का Sir, एग्जांपल है। stability directly proportional to number of rings. हाँ, लेकिन एक बात बताओ, व्हाट हैपेंस, कैसे स्टेबिलिटी एनहांस होती है युवराज, बता, एक मैंने पूरा जस्टिफिकेशन दिया था, बताओ। Sir, वो याद नहीं है। पढ़ लेगा, याद नहीं है, दिमाग लगाओ।
अविरल सर बताओ आपने क्या क्वेश्चन पूछा? बेटा इसमें y chelations results in increase in stability बेटा, इसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था क्लास में, मैं रिकॉल करा रहा हूँ। इस प्रोसेस में कोई दे रहा है, हाँ नैन बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, बिल्कुल नैन भाई फिर रुस्तम निकल रहे हैं। इस प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है बेटा, बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गया ना। तो उसको फिर हम स्टेबिलिटी भी बूस्ट कर जाते हैं। तो आपने ये लिखना है, और मैं डेफिनेशन लिखवाऊं क्या, क्लियर कॉम्प्लेक्स समझ जाओगे? सर यस एक बार लिखवा दो। लिखवा दीजिए। लिखवा देता हूँ, ligands with 2 or more donor atoms when gets attached to the central atom, it results in the formation of cyclic rings. Such complex form are known as chelate complex, and the phenomenon is known as chelation. और हाँ ये बात जरूर है, stability is directly proportional to number of, ये लिखना है यस अब पढ़िए, अब बताएं, ये कौन बताएगा? ये मुझे कार्तिक बता रहा है। कार्तिक बताओ, अब संयोजक संख्या क्या होती है? सर कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा चलो पढ़ लिया, चलो बेटा क्लियर है? यस सर। आगे मूव ऑन करें बेटा, कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Now next question is, ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार मैंने पेपर में ऑलरेडी दिया है ये क्वेश्चन, इनफैक्ट क्लास में भी बहुत एम्फेसाइज किया था इसी वाले कन्वर्जन पे, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। मैंने आपको बताया था कि एनिलीन की हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं तो एनिलीन की एक्टिविटी की इनफैक्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो तीनों पे ब्रोमिनेशन कर देता है, इसलिए उसकी इस एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम पहले उसकी एसिटाइलेशन करते हैं। बिल्कुल हाँ, तो एसिटाइलेशन कर लिया, सब पेरिडीन बताएगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी बेस आ जाएगा यहाँ पे पेरिडीन यूज करेंगे, और इसके बाद हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारे यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा मेरे बच्चे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। यस सर। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये हट जाएगा और वापस आपका NH2 आ जाएगा। क्या मेरे बच्चे क्लियर है मेरे बच्चों को? Yes, sir. यस सर। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली इन तीनों का अगर देखेंगे और इन तीनों में डिफरेंस कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली इजी है। ये हमारा एनिलीन है, ये नाइट्रो एनिलीन है, ये आपको पहले मेरे बच्चों पहले तो बात ये समझना है हम लोग को कि एरोमेटिक अमीन्स, ऑल्दो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एरोमेटिक अमीन्स, और एरोमेटिक अमीन्स में हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एनिलीन, आर लेस
बेसिक देन एलिफेटिक। An elephant. सर यस। लोगों ने पढ़ा है ये चीज। और एरोमेटिक अमीन्स ऐसे क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होती है। Resonance. और जब रेजोनेंस की बात आप करोगे तो रेजोनेंस बना के दिखाना मेरे बच्चों को, ठीक है? तो आप ये देखो, और उसके बाद कहते हैं कि जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट। यस सर। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस होता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन सर, डेंसिटी yes. ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक होगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे। हमें पता है जो NO2 होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। कैसा ग्रुप है ये? माइनस आई। सर 312 आएगा ना ऑर्डर। और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। 213। So 2 1 अच्छा क्यों? 312. नहीं सर इंक्रीजिंग ऑर्डर 213 आएगा बताया सर, है। increasing ये order, बिल्कुल 213 सही आएगा। हाँ, ये गलती नहीं करना बेटा, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर सही भी लिखा है तो भी टीचर मार्क्स काट लेते हैं अगर हमारा ये ट्रेंड नहीं सही है तो। हाँ दिव्यांशी बिल्कुल सही है, ये बेटा बिल्कुल सही है। हाँ अब बताओ, एनिलीन है, जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। और ये सिर्फ अमोनिया है और ये इथेनामीन है, कौन ज्यादा बेसिक है बताओ? सर सबसे सर, ज्यादा बेसिक सबसे पहले इथेनामीन। इथेनमीन है, उसके बाद अमोनिया, फिर एनिलीन। एनिलीन को क्यों लास्ट में करा? सर डीलोकलाइजेशन क्योंकि वो लेस बेसिक है ड्यू टू रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन increasing ऑन है। नाइट्रोजन। हाँ, इंक्रीजिंग Resonance ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा तो मेरे ख्याल से यही इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 Sir. क्लियर है मेरे बच्चों? और ये Yes. देखो Yes. ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अच्छा, सही है। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्यों? AlCl3 की प्रेजेंस में Deactivating एनिलीनियम बना। आयन वो बन डीएक्टिवेट हो जाता है ना, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है वो, क्या एक बोल H रहे हो प्लस यार? और आ जाता है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? थोड़ा सा Plus charge acquire कर लेता है तो deactivate. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल डीएक्टिवेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। एनिलीन पूरा समझ लेना। एनिलीन बीइंग बेसिक forms salt with AlCl3 used in free-radical reaction, as a result of which nitrogen acquires positive charge and becomes deactivating। ये पूरी बात आपको लिखनी है बेटा, डोंट आधा आधो का काम नहीं करना। फाइन? Yes. ओके सर। कार्तिक प्रैक्टिकल कब तक तुम लोगों का? सर सेकंड को, 2 अप्रैल नहीं 5 को था, पोस्टपोन हो गया था। फिफ्थ को था ना? Yes, सर। sir. Fifth को। ठीक है। अच्छा, ये बेटा अब देखो दूसरा है कि एनिलीन इज लेस साइक्लोहेक्सालामीन, पता है क्या होता है? ये साइक्लोहेक्साइल और Yes, अमीन, sir. और ये एनिलीन है। आपको इसमें बताने की जरूरत है कौन ज्यादा बेसिक होगा, जल्दी बताओ। Cyclohexane. cyclohexane Aromatic amines Resonance. can't be prepared by Gavlier filament synthesis, one of the most favorite question। Yes, sir, नहीं करता. Alkyl halide do not undergo nucleophilic substitution. क्या लिखोगे? एराइल हैलाइड Does not. does not undergo Undergo nucleophilic substitution. Yes, sir, easily. nucleophilic substitution। पूरा देख लेना बेटा। substitution reaction with halimide ion easily। am I clear to all of you? Yes, sir. प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर ढंग से। हम आधा मार्क्स भी गंवा नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कैन वी डू इट? सर CN हाँ। से रिएक्ट करा के उसकी वो कर लेंगे हाइड्रोलिसिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे कार्तिक, बहुत अच्छे। इसमें KCN डालेंगे हम तो CH3CN आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन वी कैन डू कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। Am I clear to all of you? yes sir Yes, sir.
बेंजीन टू पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड बहुत आसान काम है, मैं बताता हूँ। ये आपका बेंजीन है। कॉन्ग का HNO3 एंड कॉन्ग का H2SO4 ना 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 ना, इसको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। CH3 एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, ठीक है। ये हमारा CH3 आ गया, CH3 आ गया ना इस पे। उसके बाद अब इसकी नाइट्रेशन करो। तब आपका ये आ जाएगा NO2 आ गया। अब Yes, इसके sir. बाद आप इसमें एल्कलाइन Oxidation. KMnO4 डालो, उससे क्या हो जाएगा, ऊपर में सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एसिडिफिकेशन कर दो, 4 स्टेप में हो गया कंफर्म, कोई दिक्कत तो नहीं सर है। इसमें एसिडिक KMnO4 डालते हैं या फिर एसिडिक एसिडिफाइड K2Cr2 KMnO4 डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन बेटा एसिडिफाइड KMnO4 कार्तिक मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्ट, लेकिन आपकी NCERT में नहीं है ना, ओके सर ओके। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था वो अलग चीज, वो तो मैंने बताया था जो एक जेई वाला क्वेश्चन था उसके हिसाब से, बट यहाँ पे नहीं है NCERT में बेटा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाता हूँ उससे, ठीक है बेटा। कोई Yes, sir. डाउट तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, अगर आप इसमें पहले नाइट्रेशन कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी बताओ? सर वो मेटाफिक NO2 का मेटा डायरेक्ट मेटा डायरेक्टिंग है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ये बेंजोइक एसिड, जो बेंजल्डिहाइड, तो ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है, ये जरा कौन बताएगा? SOCl2 डाल के हाँ इसमें वजन बंद करना। हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। पहले आप इसमें SOCl2 डाल दो, और फिर उसके बाद क्या कर दो इसके अंदर, Reduction. KD पास होता है। H2TBS। इसका नाम हो क्या होता है? Rosenband reduction. बस हो गया, solution बन गया। Yes. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. यस सर NaBH4 का यूज नहीं कर सकते? हाँ, NaBH4। NaBH4 यस सर। हाँ ना, यूज भी मत करना उसको। हम ऐसी किसी भी रिएजेंट को डायरेक्टली अवॉइड करते हैं बेटा। देखो, यील्ड का भी ध्यान रखना होता है, इन चीजों से जो यील्ड होता है ना वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली यूज होता है। या आपको बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में रिड्यूस करना है, तो इसका आपको बेसिकली क्या होता है, NaBH4 तो बेटा NaBH4 अगर करोगे ना, तो याद होगा शिवम मैंने बताया था कि NaBH4 डज नॉट अफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इनको नहीं छेड़ पाता। हाँ, आप यहाँ पे NaBH4 यूज कर सकते थे, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एसिड प्रोवाइड करता है, बाकी किसी को नहीं छोटा बेटा। क्लियर है? यस। ठीक है शिवम बेटा। अच्छा, अब ये बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? ये यहाँ पे देखो, ये एसिड, हाँ एसाइलेशन, ये आपका एसिटोफिनोन बन गया। ये देखो मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया है। और ये क्लेमेंशन रिडक्शन है, क्लेमेंशन CH2CH3 ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा CH2CH3। और आपको पता है एल्कलाइन KMnO4 डालोगे और ये डालोगे TOH। हाँ, बेंजोल। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन है? Aldol condensation. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके अंदर हमें डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड मेंशन नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? नहीं, तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन तो है ना। यस सर। एक काम करो, सुनो कार्तिक, अगर मान लो बेटा जो काम मेरा कॉम से डाइल्यूट से हो जाएगा वो तो कॉम से 100% होगा ना। यस सर यस सर। वहां तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके। अच्छा, अब ये देखो, इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। ये हमारा कंपाउंड है, लिख लिया, और ये दूसरा कंपाउंड है, देखो। बस तरीका मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर दो ऐसे। और क्या करना होता है ध्यान से देखना, तरीका है O को C के साथ कंबाइन कर दो और C को C के साथ कंबाइन कर दो, H O के पास और ये C के पास। तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? बेंजीन
C उसके पास OH आ गया, COH CH3 हो गया, CH2 CH2, C डबल बॉन्ड O और बेंजीन। क्लियर है? yes Yes, sir sir. और आप अगर हीट करोगे इसको तो हीट करने से इट यूजेस हाँ। वाटर मॉलिक्यूल। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। हाँ, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में, तो बनाओ प्रोडक्ट CCH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। Am I clear to all of you मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, yes sir. sir डन है? yes sir सही है। नहीं बेटा, हीट करना मेंशन नहीं, फिर भी करना है, ठीक है? सर एक और चीज सर, इसमें कंपाउंड का नाम लिखना होता है? बेटा देखो, ऐसा प्रेफरेबली नहीं, वो तो हमारे जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना होता है और नाम भी लिखा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स को हम वैसे भी प्रायोरिटीज ऊपर देते हैं। ओके सर। सर जिस क्वेश्चन में नाम नहीं पूछा उसमें लिखे नहीं लिखे। नहीं लिखे, छोड़ दो, स्ट्रक्चर बनाना है जरूर से। बेटा एक Okay. मैं एक बात सुनो, जितने को याद होगा लिख देना, और ज्यादा नहीं याद होगा तो मत दिमाग लगाना, मुझे पंगेबाजी मत करना, ठीक है? Yes, ओके sir. अच्छा, अब इसके 2 रीजंस याद है ना? yes sir steric reason पहला reason था? इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक। हाँ, Symmetric. इलेक्ट्रॉनिक रीजन, और सेकंड है स्टेरिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन में से प्लस आई इफेक्ट मेंशन करना है ना? हाँ बिल्कुल। ये मेंशन करेंगे। अब प्लस आई अगर मेंशन नहीं भी करना चाहते हो तो आप ये लिख दो, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप releasing alkyl group decreases the electrophilicity of carbon and carbon. क्लियर है बेटा? Yes, sir. और ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, लिख देना। इसमें स्टेरिक रीजन में आप लिखोगे, यहाँ पे अगर बात करोगे ठीक है, कहते हैं लेस मोर हिंड्रेड towards the approach of nucleophile। क्लियर है? Yes, sir. sir मोर हिंड्रेंस, अभी हमने लिख दिया। अगला रीजन देखो, आपको पता है although it has 2 NH2 group, ये तो बेवकूफों वाली हरकतें करी है इन लोगों ने, ठीक है? और ये इसमें अच्छा काम तो ये करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, याद है? और दो सेमी कार्बोनाइट के अंदर 2 NH2 ग्रुप होता है, लेकिन एक ही कॉलम। तो ये होगा कि इसको बेसिकली लॉजिकली तो ये था, ये तो बड़ा आसान होगा, बच्चे कोई भी बच्चे रिमूव कर देगा। तरीका क्या होता है, यहाँ से O हटाओ, यहाँ से H2 हटाओ, क्या हट गया? H2O at the और जो बच गया वो लिखो, C बचा H डबल बॉन्ड N NH CO NH2। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, बेंजल्डिहाइड आपको पता है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। मैंने जब आपको बताया था इलेक्ट्रो, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो इसमें रेजोनेंस होगा, let's get रेजोनेंस है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है बेटा, ऑफ कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेस, reactivity, so reactivity also decreases। आंसर लिख पाओगे? yes sir Yes, sir. यस सर। वही उन्होंने पूछा है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा
कि साइक्लोहेक्सीन कार्बोल्डिहाइड, यानी दिस इज माय कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सीन है और कार्बोल्डिहाइड का मतलब C डबल बॉन्ड O और H है। इसमें ये डालने के लिए बोल रहे हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हम भी स्ट्रक्चर क्यों बनाए, हम पीएच रहने देते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, O के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ Mg के ऊपर पॉजिटिव है, pH के ऊपर नेगेटिव है। कौन किसके पास जाएगा मेरे बच्चे, जल्दी बताइए। PH C के पास। PH C पे और Mg O पे। MgO। ये हो गया COMgBr आ गया, और इसके पास ऊपर में H लगा देते हैं और यहाँ पे pH लगा देते हैं। वैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा टॉप से करना होता है, दिखाना होता है। हमने एक बार इसकी हाइड्रोलिसिस भी कर दी करने के लिए, आपको पता है फिर क्या हो जाएगा। OH भी आगे चल जाएगा। CH यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे फिनाइल आ गया, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgOH। PR। मेरे बच्चे यस और नो? Yes. Yes. ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास, इनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, सो इट डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। सही है। इसलिए आप फेलिंग टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली। अगर दोनों को डिफरेंशिएट करना हो मेरे बच्चे, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई हमारे को डिफरेंशिएट करना है बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनॉल को, तो हमने क्या किया, इसमें अंदर में हमने फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया A और B को मिक्स करके, ठीक है। इसमें बन जाएगा CU2O, इसका बन जाएगा रेड PP प्लस H2। इसमें आप लिखोगे नो रेड PP। क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. टॉलेंस टेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बाय ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड। दुनिया का हर एक एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, वो टॉलेंस टेस्ट देगा ही देगा। इज इट फाइन मेरे बच्चे? Yes. Yes sir. फाइन, कोई और कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों? No, sir. No sir. No, sir. ठीक है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है पेपर करके? Yes sir. अच्छा, ये चीज। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं अब एक मिनट